हेलो एवरीवन। सो एनबीएफसी स्पेस में वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर एसबीएफसी फाइनेंस, इसके आज Q2 के रिजल्ट आए हैं, कौन कॉल हुआ है। सो दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें तो नहीं, वैसे तो काफी सारी चीजें नेगेटिव हैं, लेकिन ओवरऑल आउटलुक समझेंगे बिजनेस का कि आगे का कैसा आउटलुक लग रहा है। तो सबसे पहले इनके Q2 के नंबर्स देखते हैं। सो एयूएम कंपनी का ग्रो किया है 29% से। इनका गाइडेंस भी इतना ही रहता है 5 से 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी 25 से 30% की ग्रोथ, तो उसी के आसपास का परफॉर्मेंस है। डिसबर्समेंट में वाई 21% की ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिर्फ 1% से डिसबर्समेंट का नंबर ग्रो किया है, तो मतलब थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला है। क्या रीजन है अभी आगे इनका कॉन कॉल में समझेंगे। देन ग्रॉस एनपी अगर आप देखोगे तो 1 बेसिस पॉइंट से डिक्रीज हुआ है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। Q1 में Q4 के कंपैरिजन में 4 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ था ग्रॉस एनपीए। अभी Q2 में Q1 के कंपैरिजन में 1 बेसिस पॉइंट का डिक्रीज देखने को मिला, यानी कि ओवरऑल एसेट क्वालिटी अगर ग्रॉस एनपीए पे हम देखें तो थोड़ा सा स्टेबल लग रहा है। ईल्ड कंपनी के इंप्रूव हुए हैं वाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जिसकी वजह से आपका स्प्रेड बढ़ गया है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि स्प्रेड बढ़ा, ईल्ड इंप्रूव हुआ, यानी कि मेरा जो टॉप लाइन है, जो नेट इंटरेस्ट इनकम हम बोलते हैं, इंटरेस्ट इनकम हम बोलते हैं, ओवरऑल उसमें मुझे अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी इन कंपैरिजन टू लोन बुक। देन आपका ओपेक्स टू एयूएम, यानी कि एसेट के कंपैरिजन में कितना मुझे खर्चा करना पड़ रहा है, तो वो भी इनका कॉन्स्टेंटली इंप्रूव होता जा रहा है। इनफैक्ट इस वाले मैट्रिक पे कंपनी अपने गाइडेड रेंज से भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। गाइडेंस इनका होता है साल का 30 बेसिस पॉइंट, अभी आप देखोगे इस क्वार्टर में ही लगभग 20 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। तो ये चीज यहां से ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। अब क्या हुआ, ये वाली चीज मेरे नेट इंटरेस्ट इनकम को ग्रो कर रही है लोन बुक के ग्रोथ रेट से ज्यादा, और ये वाला चीज मेरा जो पीपीओपी है उसको एक तरीके से एडिशनल बूस्ट देगा। तो मतलब मेरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसका ग्रोथ नेचुरली मुझे एयूएम के ग्रोथ से ज्यादा देखने को मिलेगा, बिकॉज दो लीवर हो गए ना, एक तो यील्ड इंप्रूव हो गया, स्प्रेड मेरा बढ़ गया, और दूसरा मेरा खर्चा कम हो गया, मतलब सेम खर्चे पे मैंने ज्यादा एसेट क्रिएट कर लिया, तो मेरा ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा मुझे पीपीओपी के अंदर। बट आप पैट अगर देखोगे इनका तो उसमें सिर्फ 30% की ग्रोथ है, यानी कि सेम एयूएम में जो ग्रोथ है वो सिर्फ पैट के अंदर उतना ही दिख रहा है। तो इसका क्या रीजन है अभी आगे हम देखेंगे इनके पीएनएल में। आरओई कंपनी का 14% क्रॉस कर गया, सिक्वेंशियली अगेन 56 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी आई थिंक 8-9% का 10% के आसपास का आरओई था, और इन्होंने गाइडेंस दिया था कि इसको हम 15% तक लेके जाएंगे। एंड आई थिंक हार्डली ऐसा कोई क्वार्टर है तब से जहां पे इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे आरओई इंप्रूव ना हुआ हो, तो उस वाले मैट्रिक पे कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये इनका टिकट साइज रहता है, मतलब टोटल एड्रेसेबल मार्केट आप इसको बोल सकते हो, 5 लाख से लेकर के 30 लाख के बीच में ये कंपनी लोन देती है ऑन एन एवरेज। देन एसेट क्वालिटी से पहले अगर हम इनका ये कस्टमर ऑनबोर्डिंग देखें, मतलब किस क्वालिटी के कस्टमर्स को ये ऑनबोर्ड करते हैं, तो आप देखोगे लास्ट ईयर तक ना 84-85% जो इनके कस्टमर्स थे, बोरोअर्स थे, उनका सिविल स्कोर 700 या उससे ज्यादा का था। अब ये जो नंबर है ये 88% क्रॉस कर गया है। क्या इसका मतलब क्या है कि ये जो सेट ऑफ कस्टमर्स है ना जिनका सिविल स्कोर लेस देन 700 है, उनसे मुझे रीपेमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है। वो कस्टमर मुझे लोन की जो ईएमआई है वो लेट से पे कर रहे हैं, वो डिफॉल्ट कर रहे हैं, इसीलिए मैं बेटर क्वालिटी कस्टमर्स की तरफ भाग रहा हूं, इसलिए ये 84-85 से 88% चला गया। और एसेट क्वालिटी में जैसे हमने ग्रॉस एनपीए देखा वो तो इंप्रूव हुआ सिक्वेंशियली, बट 1+ डीपीडी या 30+ डीपीडी आप देखोगे तो वो इस कंपनी का सिक्वेंशियली इंक्रीज हुआ है 60 बेसिस पॉइंट से। मतलब ये वाला जो प्रॉब्लम वाला पार्ट है ना एसबीएफसी का, ये रिजॉल्व नहीं हो रहा है। लास्ट क्वार्टर में भी हमको बहुत शार्पली इसमें इंक्रीज देखने को मिला था। हालांकि एक चीज इसमें आप पॉजिटिव बोल सकते हो कि जो रेट ऑफ इंक्रीज है ना वो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में काफी कम हुआ है। Q1 में Q4 के कंपैरिजन में मोर देन 1% से 1+ डीपीडी इनका इंक्रीज हुआ था। आई थिंक 7% से सीधे 8.12% हो गया था। अब इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 60 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज देखने को मिला है। मतलब क्या हुआ इसका कि पिछले पिछले क्वार्टर में 100 बोरोअर्स थे जो एक महीने लेट से अपना ईएमआई मुझे पे कर रहे थे। इस क्वार्टर में 60 कस्टमर्स है, तो यानी अभी भी कस्टमर डिफॉल्ट कर रहे हैं, पेमेंट मुझे लेट कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट नंबर ऑफ कस्टमर वो कम हुआ है, तो वो चीज एक आप पॉजिटिव देख सकते हो। बट यस, आपका ये अभी भी बहुत ही एलिवेटेड लेवल्स पे है, इसकी वजह से आपको प्रोविजनिंग ज्यादा करनी पड़ी है, एंड इसकी वजह से आप देखोगे इनके पीएनएल में इंपैक्ट पड़ा है। सो इंटरेस्ट इनकम जैसा हमने डिस्कस किया, ईल्ड बढ़ा, स्प्रेड बढ़ा, तो 33-34% की ग्रोथ है, जबकि लोन बुक में 29% की ग्रोथ थी। ओपेक्स आपका मेंटेन रहा है, सेम खर्चे पे आपने ज्यादा बिजनेस जनरेट किया तो आपका पीपीओपी 37% से ग्रो कर गया, लेकिन पैट में सिर्फ 30% की ग्रोथ है। ये आपका पैट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज क्रेडिट कॉस्ट आपका वाई लेवल पे 60% से इंक्रीज हो गया।
सो अगर इनका क्रेडिट कॉस्ट सेम लेवल पे रहता लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो मतलब पैड ग्रोथ हमको 40-45% का देखने को मिलता। लेकिन इसकी वजह से, क्योंकि 60% से आपका क्रेडिट कॉस्ट वाई ओवर इंक्रीज हो गया, तो पैड ग्रोथ में ये पीपीओपी आ नहीं पाया, सिर्फ 30% का ग्रोथ हमको दिखा। इनफैक्ट सीक्वेंशियली भी आप देखोगे तो क्रेडिट कॉस्ट कंपनी का लगभग 25% से इंक्रीज हुआ है। तो ये एक थोड़ा सा पेनफुल एरिया है। हालांकि अच्छी बात क्या है कि ये इतना ज्यादा नहीं बढ़ा कि कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट करे। देन क्रेडिट कॉस्ट अगर आप इनका देखोगे तो Q2 में ये 1.29% हो गया, या 1.3% हम इसको टेक्निकली बोल सकते हैं। लास्ट क्वार्टर में ये 1.11% था। पिछले साल ये 1% के आसपास होता था, और उससे पिछले साल आप देखोगे तो कंपनी का मतलब बिलो 1% होता था। इनफैक्ट जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तब इनका 70 से 80 बेसिस पॉइंट का रन रेट चलता था। अब 5 स्टार का भी हमने देखा 70-75 बेसिस पॉइंट से अभी कितना हो गया 1.35%, और ये कंपनी भी लगभग वो आप देखोगे तो 70-75 बेसिस पॉइंट से उसके आसपास अब पहुंचने वाली है। मतलब इनका भी क्रेडिट कॉस्ट हर एक क्वार्टर में हम देख रहे हैं काफी हाई रेट से इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये ओवरऑल नंबर्स थे एसबीएफसी के। नंबर्स कैसे हैं? खराब तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत अच्छे नंबर्स भी नहीं है, बिकॉज आपका एसेट क्वालिटी में स्पेसिफिकली वो जो डीपीडी वाला बकेट है उसमें अभी भी हमको रेट ऑफ इंक्रीज काफी हाई दिख रहा है। हर एक क्वार्टर में वो नंबर बढ़ता जा रहा है। अब मैनेजमेंट ने इस पे क्या आउटलुक दिया है, तो एक तो जो मैं हर क्वार्टर में आपको बोलता हूं कि एसबीएफसी का कॉन कॉल आपको सुनना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, सुनना चाहिए, बिकॉज वो जो इनके फाउंडर हैं, प्रोमोटर हैं असीम ध्रुव जी, बहुत अच्छी इनसाइट्स वो शेयर करते हैं इंडस्ट्री के बारे में, बिजनेस के बारे में, मतलब क्या क्या चीजें चल रही है मैक्रो लेवल पे, उसको बहुत अच्छे से कनेक्ट करके देते हैं। तो चाहे आप इन्वेस्टेड हो नहीं हो, लेकिन एक बहुत अच्छा आपको समझ में आता है कि किस तरीके से इसमें अपॉर्चुनिटी है अलग अलग प्लेयर्स के लिए। सो अभी उन्होंने इसमें टोटल एड्रेसेबल मार्केट बताया सबसे पहले कि ये जो 5 लाख से लेकर के 30 लाख के बीच का जो हम टिकट साइज का लोन देते हैं एमएसएमईज को, इसमें बैंक्स और एनबीएफसी दोनों को इंक्लूड अगर हम कर देना तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट बनता है आज के टाइम पे 4 ट्रिलियन का। और ये वाला मार्केट लास्ट कुछ सालों से 24% से इंक्रीज किया है, यानी कि हर 3 साल में ये इंडस्ट्री डबल हुई है, ये टोटल एड्रेसेबल मार्केट डबल हो जाता है। आने वाले सालों में एक्सपेक्टेड है कि ये जो मार्केट है ये आपका 20% से कंपाउंड करेगा, यानी कि नेक्स्ट 4 इयर्स के अंदर ये वाली इंडस्ट्री डबल हो जाएगी, 4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन हो जाएगी। अब इसमें एसबीएफसी का साइज कितना है लोन बुक का, लगभग 10,000 करोड़। तो मतलब इनके पास में स्कोप ऑफ ग्रोथ अगर हम देखें या अपॉर्चुनिटी देखें वो बहुत बड़ा है। कंपनी बहुत आराम से अभी आने वाले सालों तक 25-30-35% से ग्रो कर सकती है। तो मतलब एड्रेसेबल मार्केट अच्छा है, इंडस्ट्री की ग्रोथ अच्छी है, एसबीएफसी के पास में अपॉर्चुनिटी है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम क्या है, कहां पे इशू आ रहा है। सो मैनेजमेंट का कहना है कि ग्रॉस एनपीए तो हमने कंटेन कर लिया, एंड एक पॉजिटिव इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि 30 डीपीडी जो हमने अभी डिस्कस किया वो मैनेजमेंट ने भी हाईलाइट किया कि रेट ऑफ इंक्रीज ना लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में हमने उसको थोड़ा सा कंटेन करा है, वो हमारे लिए पॉजिटिव है। लेकिन साथ में इन्होंने ये खुद एक्सेप्ट किया कि अभी भी ये बहुत एलिवेटेड लेवल्स पे है, मतलब ये 8.7-8.8% का 30+ डीपीडी, और वो भी कॉन्स्टेंटली क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर इंक्रीज होता जा रहा है। तो वो जरूर हमारे लिए भी एक थोड़ा सा कंसर्न बना हुआ है, एंड हम उसके लिए काफी सारे स्टेप्स ले रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि ये इतना डीपीडी बढ़ क्यों ना इनका। सो इनका कहना है कि जो स्मॉल टिकट साइज के लोन है ना, 7 लाख स्पेसिफिकली इन्होंने बोला, 7 लाख और सब 7 लाख के टिकट साइज के जो लोन है उसमें हमको मेन प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। इसीलिए इन्होंने अपना जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो इनका इस क्वार्टर में कम हुआ है, और एवरेज टिकट साइज इनका इंक्रीज हो गया, यानी कि ये जो लोन बुक में हमको ग्रोथ दिखी है ये वैल्यू ग्रोथ से ज्यादा आया है। इनका एवरेज टिकट साइज आई थिंक 9-10 लाख के आसपास ये लेके गए हैं, और कंपनी 10-20-30 लाख के जो टिकट साइजेस के जो लोन है उन पे ज्यादा फोकस कर रही है, बिकॉज वो स्मॉल टिकट साइज में हमने बहुत सारे लैंडर से सुना है, डीसीबी बैंक को आप देख लो, बड़े बड़े बैंक, इवन बजाज फाइनेंस, उन्होंने भी इस चीज को हाईलाइट किया है कि ये जो स्मॉल टिकट साइज के लोन है ना उसमें प्रॉब्लम है। 5 स्टार का तो पूरा बुक ही वही है, 2-3-4 लाख के तो वो लोन देते थे, तो उनका तो पूरा प्रॉब्लम वहीं से आया है, तो उसको कंपनी अवॉइड कर रही है। दूसरा इनका कहना है कि एक हमारे बिजनेस में होता है क्रेडिट रिस्क लेंडिंग के बिजनेस में, लेकिन हमने Q3 ऑफ FY25 यानी कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो 3rd क्वार्टर था उसमें हमने एक नया रिस्क देखा इस बिजनेस के अंदर, जो कि था पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क क्यों था? बिकॉज कर्नाटका का ऑर्डिनेंस आया। अब एसबीएफसी का कर्नाटका में जो टोटल एलोकेशन है ना, टोटल बुक, वो है लगभग 12%, 11 से 12%। तो जैसे ऑर्डिनेंस आया, मैनेजमेंट का कहना है जो पोर्टफोलियो हमारा वहां पे बहुत अच्छा कर रहा था, अच्छी परफॉर्मेंस थी, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थी, ग्रोइंग बुक था हमारा वहां पे, उसमें इतना बड़ा हमको हिट देखने को मिला एसेट क्वालिटी के अंदर कि उसको रिकवर करने में हमको सेवरल क्वार्टर्स लग जाएंगे। ये एग्जैक्ट उनका वर्ड था, सेवरल क्वार्टर्स लगेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि नियर फ्यूचर में कर्नाटका उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है।
हमने बहुत सारे अनसिक्योर्ड लेंडर्स को डिस्कस किया, जैसे उज्जीवन, एक्विटास, सीए ग्रामीण, उनके नंबर्स भी देखे कि उनके लिए तो चीजें इंप्रूव हो रही है ग्राउंड पे, कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, आई मीन लोन बुक को भी वो वहां पे ग्रो करने को देख रहे हैं। लेकिन इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि वर्स्ट तो नहीं है चीज हमारे लिए वहां पे, कि ऐसा नहीं कि बहुत मतलब कुछ स्ट्रेस बन गया है, लेकिन हम वहां पे रिवर्सल नहीं कर पा रहे हैं, रोल बैक नहीं कर पा रहे हैं। रोल बैक का मतलब क्या हुआ कि जो कस्टमर एनपीए बन चुका है ना, मतलब 3 महीने हो गए ईएमआई नहीं दिया, उसको हम वापस से 60 के बकेट के अंदर नहीं ला रहे, 30 के बकेट के अंदर नहीं ला पा रहे, स्टैंडर्ड कैटेगरी के अंदर नहीं ला पा रहे, बिकॉज एक बार वो डिफॉल्ट हो गया तो वो डिफॉल्ट ही है, उसको रिवर्स करने में हमको काफी चैलेंजेस आ रहे हैं वहां पे। तो ये सारी चीजें हैं, और अभी इन्होंने कुछ बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट वहां ग्राउंड पे देखा नहीं है। मतलब ये कि बहुत वर्स्ट सिचुएशन नहीं है, लेकिन हाँ इनके लिए वो एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। और स्पेसिफिकली जो उसमें स्मॉल टिकट साइज के लोन है 7 लाख सब 7 लाख, उसमें उसमें इनको ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो कंपनी कर क्या रही है, एक तो वही अपना टिकट साइज इन्होंने बढ़ा दिया, दूसरा जैसे हमने वो सिविल स्कोर वाला देखा, तो अभी ये फोकस कर रहे हैं जो बेटर क्वालिटी के कस्टमर्स हैं जिनका सिविल स्कोर 700 अबव 700 है, उनको ये ऑनबोर्ड कर रहे हैं। 88% हो गया है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने बोला कि अगर इंक्रीमेंटल कस्टमर की आप बात करोगे ना, तो हम 95 से 96% कस्टमर्स उन्हीं को ऑनबोर्ड कर रहे हैं जिनका सिविल स्कोर 700 से ज्यादा है। मतलब पूरी तरीके से मैनेजमेंट इस चीज पे फोकस कर रहा है कि थोड़ा सा भी अगर डाउट है कस्टमर के प्रोफाइल के ऊपर तो उसको लोन मत दो, लेकिन बेटर क्वालिटी कस्टमर के साथ में ही हमको काम करना है, हमको उसको लोन देना है। इनफैक्ट इन्होंने अपना क्रेडिट जो फिल्टरेशन है, क्रेडिट अंडरराइटिंग जो है, उसको बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया था ऑलरेडी पिछले 1 साल में, लास्ट क्वार्टर में और किया, जिससे इनका रिजेक्शन रेट आई थिंक 10% बढ़ गया। इस क्वार्टर में और ज्यादा उसको स्ट्रिक्ट कर दिया कंपनी ने। इनका अप्रूवल रेट अगर आप देखोगे ना, तो पहले वो होता था 45 से 50%, अब वो बिलो 40% हो गया है। और ये तब जब आपने मतलब जब आप वो एप्लीकेशन उठाते हो, लोन एप्लीकेशन उठाते हो, उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसको आपने ऑलरेडी स्ट्रिक्ट कर दिया है, तो मतलब आपके पास ऑलरेडी कम नंबर ऑफ फाइल्स आ रहे हैं लोन के, उसके बाद भी आपका जो एप्लीकेशन जो अप्रूवल रेट है वो बिलो 40% चला गया। तो मतलब काफी कॉशियसली मैनेजमेंट इस चीज पे फोकस कर रहा है कि गलत कस्टमर हम ऑनबोर्ड ना करें, एंड ग्रो करना है बुक को तो बहुत कॉशियसली करें। यही रीजन है कि डिसबर्समेंट का नंबर भी हमको इसमें थोड़ा सा स्लो दिखा, 1% की ग्रोथ है। मैनेजमेंट कह रही है कि हमारे पास कैपेबिलिटी तो बहुत है, मतलब अगर हमको बुक को ग्रो करना हो तो एक क्वार्टर में हम 900 करोड़ का डिसबर्समेंट कर सकते हैं बहुत आराम से, लेकिन हम मतलब मार्केट शेयर गेन के चक्कर में ना अपना क्रेडिट रिस्क नहीं लेना चाहते, जो कि अच्छी चीज है, लेंडर को उसको तो मेंटेन करना ही चाहिए। तो वो चीज है। एक और अच्छी चीज इसमें यह है कि ग्रोथ के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही मैनेजमेंट, यानी जो गाइडेंस था इनका 5 to 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो इन्होंने मेंटेन रखा है। 25 से 30% के रेट पे लोन बुक ग्रो करने को ये देख रहे हैं। अब एक और इसमें अगर हम पॉजिटिव चीज देखें तो दो और आती है। एक तो यील्ड इनका इंप्रूव हुआ है और स्प्रेड भी उससे इंप्रूव हुआ है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी कंपनी का कम हुआ है, और मैनेजमेंट कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग का और इंप्रूवमेंट हमको आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका एनआई है ना, नेट इंटरेस्ट इनकम, उसका ग्रोथ अच्छा रहेगा आने वाले क्वार्टर्स में। दूसरा, कंपनी कह रही है ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिलेगा, मतलब ओपेक्स टू एयूएम जो हमारा अभी आप देख रहे हो वाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर एक क्वार्टर में इंप्रूव हो रहा है, ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज इनके 60% ऐसे ब्रांचेस हैं जो मेच्योर ब्रांचेस हैं, मतलब जिनको 3 साल से ज्यादा हो गया है। उनका एवरेज एयूएम आप देखोगे तो 60 करोड़ से 65 करोड़ के बीच में है, और वो ब्रांचेस 15% का आरओई बनाते हैं। तो कंपनी कह रही है अभी भी हमारे पास 40% ऐसे ब्रांचेस हैं जो मेच्योर कैटेगरी के अंदर नहीं है, उनका आरओई 10% है, उनका एवरेज ब्रांच आप एयूएम देखोगे तो 25 करोड़ के आसपास है, और कई ऐसे ब्रांचेस हैं जिनको 1 साल भी नहीं हुआ है। तो आने वाले टाइम में इसलिए ये कंपनी जो है ना, वो अपना एम्प्लॉय बेस इतने हायर रेट से इंक्रीज नहीं कर रही है। इनका फोकस है जो करंट हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छे से लेवरेज करें, उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करें। तो उसका मतलब क्या है कि सेम कॉस्ट के ऊपर आप ज्यादा बिजनेस जनरेट करोगे तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। तो ये दो जो बड़े लीवर है ना, ये इनके पैट को सपोर्ट करेंगे, बिकॉज क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस इन्होंने इंक्रीज कर दिया है। सो कंपनी कह रही है अभी हमारा क्रेडिट कॉस्ट ऑलरेडी 1.29 1.3% है, एंड हमें ऐसा लग रहा है कि 10 to 15 बेसिस पॉइंट का और इंक्रीज हमको देखने को मिल सकता है इसके अंदर, और उसके बाद शायद ये इसमें डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री है, यानी कि 1.4 से 1.5% के बीच में इनका क्रेडिट कॉस्ट जाएगा अभी के गाइडेंस के अकॉर्डिंग, और उसके बाद हमें फिर रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो ये एसेट क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या क्रेडिट कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव जरूर है, लेकिन इसमें अच्छी चीज ये है कि जो दो लीवर्स हैं, स्प्रेड, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, और उसके साथ में वो जो ऑपरेटिंग लिवरेज इनको मिलेगा, वो इनके पैट को प्रोटेक्ट करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पैट ग्रोथ नेगेटिव हमको देखने को मिलेगा या फिर पैट ग्रोथ बहुत लो हो जाएगा, वैसा नहीं है। अगर लोन बुक इनका 25% 30% पे ग्रो कर रहा है तो प्रॉफिट का ग्रोथ भी उसके आसपास रहेगा, बिकॉज ये दो लीवर्स इनके अर्निंग को सपोर्ट करेंगे। तो ये चीज अच्छी है। फिर आरओई पे अगर हम बात करें
तो अभी 14% क्रॉस कर गया और इनका गाइडेंस था कि 15% लेके जाना है। तो अभी तो इन्होंने उसी गाइडेंस को मेंटेन रखा है कि पहले आरओई हमारा 15% पहुंचे, देन उसके बाद हम वापस से रिवाइज करेंगे कि इसको हम और कितना बढ़ा सकते हैं। हालांकि स्कोप है, अगर आप इनका लेवरेज देखोगे डेट टू इक्विटी तो वो अभी 2 के आसपास है, और इनका कहना है जो हमारे बैंकर्स हैं वो तो मतलब 5 के डेट टू इक्विटी पे भी कंफर्टेबल है। लेकिन इंटरनली हमारा टारगेट है कि जब डेट टू इक्विटी 3.5 के आसपास होगा तब हम फंड रेजिंग की सोचेंगे। तो अभी तो इनके पास लेवरेज बढ़ाने का बहुत स्कोप है, तो आप लेवरेज बढ़ाओगे तो आरओई भी और बढ़ सकता है। सो ये सारी चीजें हैं ओवरऑल। मतलब कुल मिला के अगर हम देखें तो एसेट क्वालिटी को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न जरूर बना हुआ है, बिकॉज इन्होंने भी एग्जैक्ट ये आउटलुक नहीं दिया कि Q3 में क्या होगा, Q4 में क्या होगा, क्योंकि मैनेजमेंट का कहना है कि हमारे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव अभी यही है कि Q1 में जो रेट ऑफ इंक्रीज था ना 30+ डीपीडी का, उसको हम कुछ हद तक कंट्रोल कर पाए हैं Q2 के अंदर। अब Q3 में चीजें कैसे रहेंगी, Q4 में चीजें कैसे रहेंगी, इसका एग्जैक्ट कोई इन्होंने गाइडेंस नहीं दिया है। इसीलिए इन्होंने थोड़ा सा एक सेफर साइड पे कंजर्वेटिवली अपना क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस इंक्रीज कर दिया कि इन केस अगर 30 डीपीडी और बढ़ता है तो हम थोड़ा हमको ज्यादा प्रोविजनिंग करना पड़ेगा, शायद हमारा क्रेडिट कॉस्ट ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो मतलब एसेट क्वालिटी पे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी जरूर है, लेकिन मैनेजमेंट का अगर आप एफर्ट देखोगे उनका, अगर आप मतलब कैसे कॉशियसली उसको मैनेज कर रहे हैं तो वो सारी चीज अच्छी है। बिकॉज इन्होंने 30+ डीपीडी को ग्रॉस एनपीए में कन्वर्ट नहीं होने दिया है, क्योंकि 30+ डीपीडी तो आई थिंक इनका लास्ट ईयर से हर एक क्वार्टर में बढ़ता जा रहा है, पर ग्रॉस एनपीए में कभी हमें ऐसा देखने को नहीं मिला कि सडनली 1% से ग्रॉस एनपीए बढ़ गया हो या 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज देखने को मिला हो। तो एनपीए तक ये इसको कंटेन कर रहे हैं, लेकिन हाँ ऐसे कस्टमर्स हैं जो एक ईएमआई बीच में 2 ईएमआई मिस कर रहे हैं, तो वो चीज है। बाकी ठीक है, मतलब ओवरऑल आउटलुक नेगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है एसेट क्वालिटी के ऊपर, लेकिन बिजनेस ठीक कर रहा है। गाइडेंस इन्होंने लोन बुक का भी मेंटेन रखा है, आरओई का तो पॉजिटिव गाइडेंस ही है, और प्रॉफिट भी कंपनी का 25 से 30% के रेट पे कंपाउंड होता रहेगा। प्राइस टू बुक आप देखोगे तो 3.6 के आसपास है। सो वही मतलब टॉप एनबीएफसी स्पेस के, पूरे एनबीएफसी स्पेस में टॉप वाली कैटेगरी के अंदर आता है। ऑफकोर्स कैप्री ग्लोबल का आउटलुक थोड़ा सा ज्यादा बेटर है इसके कंपेरिजन में, बिकॉज वहां पे ऐसा कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, वैल्यूएशन सपोर्ट काफी ज्यादा है। आरओई आप देखोगे तो उनका 16-17% का टारगेट है अगले 1-1.5 साल के अंदर, तो वहां पे अपसाइड का पोटेंशियल ज्यादा लगता है अगर हम एसबीएफसी से डायरेक्ट कंपेयर करें। लेकिन एसबीएफसी एज अ बिजनेस ठीक कर रहा है। इनफैक्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ना, अगर ये कॉन कॉल अगर आप सुनोगे तो थोड़ा सा मतलब इतना कॉन्फिडेंस देने वाला ये कॉन कॉल नहीं है इन्वेस्टर्स को, लेकिन जस्ट बिकॉज क्योंकि एसबीएफसी का कॉन कॉल था तो इसीलिए मैनेजमेंट पे और उनके एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी पे एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना हुआ है। बिकॉज हमने लास्ट 1-1.5 साल में इस बिजनेस को देखा है कि 1.5 साल पहले जब इंडस्ट्री में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सारे लैंडर्स बोल रहे थे कि ये टाइम तो अगला 1-2 साल तक और आराम से चलेगा, तब एसबीएफसी ने सबसे पहले हाईलाइट किया था कि एग्जैक्टली ग्राउंड पे क्या इश्यूज चल रहे हैं। और पूरा 1.5 साल आप देखोगे तो बाकी सब लैंडर्स के ग्रोथ गाइडेंस 40-50% से होकर के 10%, 5% पे आ गए। प्रॉफिट से कई एनबीएफसी लॉस में चली गई। इस कंपनी ने अपना ग्रोथ, एसेट क्वालिटी, आरओई का नंबर, प्रॉफिट का नंबर सब कुछ मेंटेन करके रखा। तो ये एज एन इन्वेस्टर, एज एन एनालिस्ट आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि जब बिजनेस ने इतना वर्स्ट इतने अच्छे से निकाला अपने पीयर्स के कंपेरिजन में, तो अभी तो मतलब ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए तो चीजें अच्छी हो ही रही हैं। इनके लिए बस ये है कि शायद ये एसेट क्वालिटी वाला जो इशू है इसको 1-2 क्वार्टर और लगे रिजॉल्व होने में, लेकिन ऐसा कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है ओवरऑल डिस्कशन एसबीएफसी के ऊपर, मतलब चीजें ठीक है। बाकी इसका ट्रैकिंग हम कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।